प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान उनसा कियानी और आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर हूँ। और आज आपकी जिस शख्सियत से मैं मुलाकात कराने जा रही हूँ वो हैं CEO फजल इंडस्ट्रीज़ और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, रोटरी क्लब के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मियाँ शौकत मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने इस फील्ड में जब आए आपने कैसे कदम रखा, क्या थॉट्स थी आपकी? और ज़ाहिर है जब भी कोई किसी भी नई फील्ड में इंसान जाता है बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? देखिए, मैं 1981 में ग्रेजुएशन करने के बाद वालिद साहब के साथ बिज़नेस में ज्वाइन किया था मैंने। और उसी मुनासबत से उस वक्त ज़माने में हमारा यहाँ पे एक यूनिट होता था, हम पेपर बैग्स बनाते थे, हम सीमेंट के बैग्स। तो वो उस यूनिट पे मैं वालिद साहब के साथ आया था और उसी में मुझे अब एक अरसा हो गया कारोबार में आए हुए। यकीनन एक नए यंग बंदे के लिए तो यकीनन बिज़नेस में आना एक नई चीज़ थी। और फिर जो कुछ तालीम हमने हासिल की थी वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो बहुत डिफरेंट नज़र आया कि प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिफरेंट है और जो पढ़ाया जाता है वो बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए वो एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो आई रियली एंजॉयड और काफ़ी टाइम अब तो हो गया उसका। अच्छा सर, रियल स्टेट का जो बिज़नेस है उसके हवाले से आपका क्या नज़रिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा चूँकि ताल्लुक़ मैंने जैसे बताया कि शुरू पेपर बैग्स से मेरा हुआ था, जो सीमेंट के बैग्स बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ मेरा कुछ 27 साल चोली दामन का साथ रहा है। क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को बैग्स देते थे तो हर वक्त राब्ते में रहता था। और मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्कुल। उसमें कई इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। आप स्टार्ट ऑन लें तो ज़मीन से शुरू होता है, फिर जिसने बिल्डिंग बनानी है उसको बिल्डिंग मटेरियल चीज़ें सारी चाहिए, तो उसमें सीमेंट है, रेत है, बजरी है, सरिया है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली की तारें हैं, सैनिटरी है, यानी आप नाम लेते जाएं आपको इतनी तादाद इंडस्ट्री की नज़र आएगी कि आप हैरान हो जाएं। बिल्कुल ऐसी। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पूरी हमेशा से दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री माना जाता है। और अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की कर रही हो ना तो मुल्क तरक्की कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे, इसकी ज़ाहिर है मुल्क की इकॉनमी इस पर डिपेंड करती है। सर, अक्सर और बेशतर लोगों का ये तासुर है कि मुल्क में अगर कोई भी कारोबार की अगर बात की जाए तो उसमें रिश्वत का एक ऐसा अंसर पाया जाता है कि उसके बगैर कोई भी काम बहुत मुश्किल होता है। इस बिज़नेस में आपको क्या लगता है कि किस कदर रिश्वत और करप्शन का अमल दखल है? देखिए, जहाँ तो सरकारी कामों का दाखिल होगा ना तो वहाँ तो शायद ये ज़रूर है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में इस किस्म की कोई कहीं नज़र नहीं आता हमें कि कोई रिश्वत का सिलसिला चलता हो या किसी की मंजूरी चाहिए या कुछ चाहिए। अगर आपने घर बनाना है तो आपकी ज़मीन अगर अपनी है तो उसमें अपना चल जाता है। अगर किसी ने कमर्शियल प्लाजा बिल्डिंगें बनानी हैं तो जहाँ तक मंजूरी का ताल्लुक़ रहता है वहाँ तक शायद इसके आंसर आए, तो लेकिन वंस प्रोडक्शन शुरू हो जाए, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए तो फिर इसमें किसी इस किस्म का कोई आंसर नहीं है। सर, आप चूँकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी सदर रहे तो उस अपने तजर्बे के हवाले से थोड़ा बताइएगा, आपका वो कैसा तजर्बा रहा? इस्लामाबाद चैम्बर का मैं सबसे पहले सदर 1991 में बना था। वेरी यंग था, 28-29 साल मेरी उस वक्त उम्र थी और यंगेस्ट प्रेसिडेंट के तौर पे उस ज़माने में मैं आया था। तो ये यकीनन मेरे वालिद साहब मरहूम रावलपिंडी चैम्बर के 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रहे थे। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के इस्लामाबाद में, उस वक्त इस्लामाबाद चैम्बर नहीं हुआ करता था, तो यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी में दाखिल किया। तो मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैं उन 24-25 लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने इस्लामाबाद चैम्बर की बुनियाद रखी। और उसके जो आर्टिकल मेमोरेंडम में जो नाम, चंद नाम जो शामिल हैं उनमें एक मेरा नाम भी है, जिन्होंने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बुनियाद रखी। इस्लामाबाद में उस ज़माने में ये जो मुझे याद पड़ता है 1984-85 की बात है जब ये इस्लामाबाद चैम्बर की बुनियाद रखी गई थी। तो मुझे उस वक्त 2-3 साल हुए थे बिज़नेस में आए हुए।
तो मेरे लिए एक बड़ा नया एक्सपीरियंस था और हमने बड़ी मेहनत, बड़ी जद्दोजहद की और अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में एक छोटे से 2 कमरों में चैम्बर होता था। जब मैं सदर बना था तो 2-3 कमरे थे, जिस ब्लू एरिया में एक ऑफिस था। तो हमें हिम्मत दी, हमने फिर ज़मीन ली, फिर वहाँ पे मिलजुल के आज इस्लामाबाद चैम्बर की अपनी 2 बिल्डिंग्स हैं। बिल्कुल और बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है। फिर दूसरी दफ़ा मैं सदर बना था 2008-2009 में। अच्छा, मैं मतलब 2 दफ़ा चैम्बर का सदर रहा हूँ। उस वक्त सिल्वर जुबली थी चैम्बर की, 25 साल हो गए थे चैम्बर को 1989 में। तो मुझे 25वां प्रेसिडेंट बनने का भी, पहले 6th बना, फिर मैं 25वां बना और सिल्वर जुबली के मौके पे मेरा वो साल था। तो यकीनन 2 मुख्तलिफ टाइम में 2 मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ, अदवार के साथ काम करने का मौका मिला। और इन बिटवीन भी हम चूँकि चैम्बर के में उठते बैठते हैं हर वक्त, तो बहुत सारी हुकूमतों के साथ उठने बैठने और काम करने का मौका मिला। यकीनन एक यूनिक एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा खासा आपका तजुर्बा रहा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ। सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर बात की जाए तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो कारोबारी हजरात के मसाइल किस हद तक जो है ना हल होते हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू? देखिए, अगर मैं बहुत शुरू की बुनियाद लूँ ना, जब मैं चैम्बर में नया था या हमने नया आगाज़ किया था, उस ज़माने में ना हुकूमतें चैम्बर को इतना नहीं समझती थी और ना हमारी बातें सुनती थी, ना हमारा अमल। यानी हम जो प्रपोजल्स देते थे, बजट प्रपोज़ल दिया या कोई और प्रपोज़ल दिया, तो वो रद्दी की टोकरी का हिस्सा बन जाया करता था। और लेकिन जो चैम्बर्स बढ़ते गए, बिज़नेस में लोगों का शऊर भी बढ़ता गया, तो उस दिन चैम्बर का रोल बहुत अहम इख्तियार कर गया। अब चैम्बर की जो मामलात हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब चैम्बर जो प्रपोजल्स देता है, चीज़ें देता है, अब हुकूमतें सुनती हैं। अब उनको सुनना पड़ता है। अगर वो नहीं सुनेंगे तो वो ख़ुद भी मुश्किल में आएंगे और बिज़नेस कम्युनिटी को भी मुश्किल में डालेंगे। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरी दुनिया में अगर आप देखें ना, तो एक रोल मॉडल होता है। अमेरिका में तो मैंने देखा इतना है कि जो वाशिंगटन का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो उसका तो बाकायदा रोल है हुकूमत के अंदर। वो जब तक कोई पॉलिसी या चीज़ें ना दे, हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करती। इसी तरह उनके जो बड़े वहाँ के सदूर और वो बनते हैं, वो कल को सेनेट में जाते हैं, उनकी पार्लियामेंट में जाते हैं और वो बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में चैम्बर हमारा जो है वो ना लोकल चैम्बर के अलावा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर में उसका नायब सदर भी रहा हूँ तो 2017 में। तो फेडरेशन चैम्बर जो है ना वो एपेक्स बॉडी है, वो सारे चैम्बरों का चैम्बर है। तो उसकी बात अब सुनी जाती है, तो वो बड़ा एक अहम किरदार है। तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, जाहिर है पहले से लेके अब तक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। और दूसरे अलावा हम थोड़ा सीख भी गए ना कि कैसे बजट को हुकूमत कैसे बजट बनाती है और हमें कैसे उसमें अपनी बात को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रॉपर्टी के बिज़नेस से जो रिलेटेड लोग हैं, उनके मसाइल को कैसे देखा जाता है, उनके हल को मतलब कैसे मुमकिन है कि उनका हल निकाला जाए? देखिए, अक्सर हुकूमतें जो है ना वो बड़ी देर से समझती हैं कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अहमियत हासिल है और उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। वो क्या होता है कि इधर उधर से जब नई हुकूमत को आती है ना, बात सुनी तो जल्दी से सबसे पहले टैक्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे लगा देती है। बिल्कुल ऐसे कि भाई उसमें शायद पैसा दूसरा इस्तेमाल हो रहा है, आउट ऑफ बुक्स पैसा आ रहा है या ब्लैक मनी आ रही है, तो उस चक्कर को कंट्रोल करने के लिए वो इस किस्म की बातें कर देते हैं। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एकदम से बैठ जाती है। जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बैठती है तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उसमें 150-200 इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। वो सारी इंडस्ट्री जब डाउन हो जाएगी तो आपका सारे रेवेन्यू शॉर्ट हो जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम देने के लिए हुकूमतों को पॉलिसीज़ देनी चाहिए और बढ़ाना चाहिए। और अभी मौजूदा हुकूमत ने काफ़ी अच्छा पैकेजेस दिया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। अब मैं समझता हूँ कि अब टाइम आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जो इत्तेफाक से कोरोना आ गया जिसने थोड़ा सा रोक दिया इस सिलसिले को, लेकिन मैं समझता हूँ कि और 5-6 महीने में इंशाल्लाह हालात जैसे बेहतर होंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत बूम आने वाला है। अभी आपने जैसे बात की कि मैं चाहूँगी थोड़ी डिटेल में आप इस पर रोशनी डालें
कि अगर इस पे बात की जाए तो क्या इकॉनमी हमारी स्टेबल होने की तरफ जा रही है अभी, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, लेकिन थोड़े टाइम तक आप क्या देख रहे हैं, इकॉनमी हमारी स्टेबल हो जाएगी? देखिए, मैं यकीनन पहले 2 साल बहुत सख्त हैं मौजूदा हुकूमत के लिए, और वो सख्त गए हैं, और कुछ पॉलिसीज़ गलत, इनको गाइडलाइन गलत किया गया, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम्स आई। जैसे कि उन्होंने इंपोर्ट बंद कर दी, बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए, बहुत सारी चीज़ें कर दी। पाकिस्तान की इकॉनमी को समझने के लिए सबसे बेसिक समझना ये है कि पाकिस्तान इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है। पाकिस्तान में कोई चीज़ अहम नहीं बनती है। जैसे कि मैं मशीनरी की बात करूँगा, पाकिस्तान में कोई अहम मशीनरी नहीं बनती है। और पाकिस्तान की जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो टेक्सटाइल की तो कोई मशीन पाकिस्तान में बनती ही नहीं है, सारा कुछ इंपोर्ट होना है। जब आप हर चीज़ बंद कर देंगे तो वो उसका इम्पेक्ट जो है वो इंडस्ट्री पे आता है, जो कि आया। अब हुकूमत ने जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए पैकेजेस दिए हैं, कोशिश की उन्होंने टेक्सटाइल को भी वो सिलसिला करने, लेकिन उन्होंने जो सबसे ब्लंडर किया था काम, वो कि उन्होंने वो जो सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी उसके ऊपर से वो जो टैक्स का आंसर था वो ख़त्म कर दिया, कि जो माफ़ी मिली हुई थी सेल टैक्स की ख़ास तौर पे, तो वो सारी लगा दी, जिसका नतीजा क्या हुआ कि वो एकदम से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बैठ गई। अभी उस वक्त कोरोना नहीं आया था, तो कोरोना से पहले ही हमारी वो इंडस्ट्री जो थी वो नुकसानात में चली गई, मुश्किल में चली गई। फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, 20-21%, 25% से ऊपर चला गया था इंटरेस्ट रेट, अब 5-6% पर आ गया है। लेकिन वो जो असर हुआ है उन 2 सालों में, उसका असरात से निकलने में टाइम ज़रूर लगेगा। जैसे हमारी स्टॉक मार्केट बैठ गई, लेकिन अब स्टॉक मार्केट उठते 12-13 हज़ार पे चली गई थी, अब इस वक्त 34-35 हज़ार पर आ गई है। तो हम समझते हैं कि अब वो टाइम पीरियड जो एक साइकिल होता है ना, कोई चीज़ ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, तो साइकिल नीचे डाउन से अब ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जब ऊपर की तरफ आ रहा है तो इकॉनमी इंडिकेटर्स जो हैं वो अच्छे की तरफ जाते हैं। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि आने वाला साल जो हैं वो बेहतरी के साल होंगे। सर, वैसे ये बात फिर कही जा सकती है कि इस गवर्नमेंट के रियल स्टेट के लिए जो इक़दाम हैं वो अच्छे हैं, बेहतर हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने इस दफ़ा अभी जो पैकेजेस दिया है वो बहुत अच्छा पैकेज है, और अगर हमारे इस पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लोग हैं उसका फ़ायदा उठाना चाहें तो ये बेस्ट टाइम है। इससे अच्छा पैकेज फिर नहीं मिलेगा। अच्छा सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर बात की जाए तो आपका ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है उसका, 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रहे, तो उधर वहाँ पे आप क्या देखते हैं, करप्शन का कितना अमल दखल है? नहीं, चैम्बर में तो किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं है। चैम्बर तो बिज़नेस कम्युनिटी का दायरा है, हर साल वहाँ सदर बदल जाता है। जमहूरियत इंतहा से ज़्यादा कहें कि वो आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मिलेगी, वहाँ कोई लाइफ टाइम बैठ नहीं सकता है। मैं जैसे रहा हूँ 2 दफ़ा, लेकिन अपना टेन्योर पूरा करके ख़त्म हो गया। तो इसी तरह वहाँ जो भी बनता है वो अपना टेन्योर पूरा करता है, और अपने जो उसके टारगेट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो अचीव करता है, गुजर जाता है। अब इसमें जो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा आंसर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जो 4-5-6 बड़े चैम्बर्स हैं, जिसमें कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, इस तरह के जो बड़े चैम्बर्स हैं इनको अपने साथ इन्वॉल्व करें, और इन्वॉल्व करके अपने साथ मशावरत में शामिल करें। एक टाइम ऐसा था जब शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बाकायदा थिंक टैंक बॉडी बनाई थी। उसमें पाकिस्तान के बहुत चोटी के बिजनेसमैन जितने थे उसमें उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, हर एक चैम्बर से 3-3, 4-4 लोग लिए थे, और लेके उन्होंने वो एक थिंक टैंक बनाई थी। और वो मैं समझता बड़ा बेस्ट टाइम था पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी का, जब हमारी बात अक्रॉस द टेबल सुनी जा रही थी। लेकिन ये इस मौजूदा हुकूमत के पिछले 2 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिज़नेस कम्युनिटी के इन्होंने कुछ काउंसिल्स बनाई, लेकिन वो सारे मल्टी नेशनल्स, मल्टी टाइकून्स जो थे उनकी बनी थी। तो वो तो अपनी इंडस्ट्री को हिफाजत देने के लिए वहाँ बैठे हुए, बाकियों को इतना फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बेस पे थिंक टैंक बॉडी बननी चाहिए, जो वहाँ बैठे और वो अमल आपको बताए कि ये क्या कानून बनाने चाहिए और क्या इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए, क्योंकि हमसे बेहतर बिज़नेस के बारे में कोई नहीं बता सकता कि इस वक्त कौन सा मसाइल चल रहा है, क्या चीज़ चल रही है, आने वाला वक्त क्या है।
क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बहुत बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। अगर हम उस तब्दीली को नहीं देखेंगे तो उस तब्दीली वाली हुकूमत फिर उसको क्या देखेगी। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अब जैसे एक वक्त था लोग आप स्कूल अब घर बैठ के स्कूल चल रहा है, बिल्कुल। तो पहले ये किसी ने नहीं सोचा था कि ऑनलाइन भी क्लासेस हो सकती हैं। अब जाके ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं घर बैठे हुए और अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। तो मैं तो उसको फ्यूचर देख रहा हूँ कि लोगों का अब घरों, स्कूलों, कॉलेजों, बिल्डिंगों से निकल आना है और ये इस तरह का काम एजुकेशन में बढ़ा है। तो हमें सोचना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजीज़ कहाँ आ रही हैं। हमारी इंडस्ट्री में रोज़ाना नई तब्दीली है। मैं मशीनरी के हवाले अब एक बात करूँगा, मुझे याद आ गई बात से कि हम एक टेक्सटाइल में, मुझे एक बता रहे थे हमारे जिनका टेक्सटाइल का कारोबार था कि भाई एक मशीन उन्होंने इंपोर्ट की, वो 1000 या 800 RPM पे चलती थी। अभी वो इंपोर्ट करके मशीन आई नहीं थी, पीछे 1000 RPM वाली ईजाद हो गई। उन्होंने कहा वो मशीन जब 200 RPM की स्पीड बढ़ जाए तो वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। बिल्कुल। तो वो जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो कॉस्ट घट जाती है। इसी तरह वो कहते हैं कि नित नई रोज़ाना मशीनों में तब्दीली आ रही है। तो मैंने जैसे पहले कहा, हम इंपोर्ट बेस मुल्क हैं। अगर हम मशीनें, चीज़ें जब हमने इंपोर्ट करके अपनी प्रोडक्शन बनानी है, हमने एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें लेटेस्ट मशीनें चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप मशीनों पे टैक्स लगा देंगे तो फिर नई मशीनें कौन लगाएगा। बिल्कुल। तो इसको हमें एहतियात करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे हमने ये बात की कि इस गवर्नमेंट ने तो रियल एस्टेट के लोगों के लिए बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, लेकिन एज अ होल मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं? रियल एस्टेट का मुस्तकबिल कैसा नज़र आता है? देखिए, रियल एस्टेट में मुझे सिर्फ एक चीज़ जो करती है, सोच कहती है, एक बात बड़ी अच्छी किसी ने की थी कि नए शहर डेवलप करने चाहिए। बिल्कुल। इस्लामाबाद एक नया शहर बना, बहुत साल गुजर गए, 60s में इसकी बुनियाद है। उसके बाद पाकिस्तान में कोई नया शहर नहीं बना। अगर हम कोशिश करके एक नया शहर प्लान आउट करें कि भाई पूरा नया शहर हो जिसमें नए आबादियाँ सजाएं, नए बिजनेसेस बनाएं, वहाँ नए इंडस्ट्रियल टाउन्स बनाएं, वहाँ नई इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए प्लान आउट करें, तो आप देखेंगे कि एकदम से तब्दीली आएगी। बहुत सारे लोग कारोबार में लग जाएंगे। एक तो नया शहर डेवलप होगा, कंस्ट्रक्शन नई सर से सारी होगी, फिर वहाँ नई इंडस्ट्री आएगी। अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो चुनिया इंडस्ट्रियल स्टेट का बुनियाद रखी थी लाहौर के नज़दीक। लाहौर से बाहर था चुनिया। उस ज़माने में चुनिया जाने की तो सड़क ही नहीं मिलती थी। लेकिन जब वो चुनिया इंडस्ट्रियल स्टेट कायम हुई और वहाँ इंडस्ट्री लगी लाहौर से बाहर जाके, तो उसके इर्द गिर्द सारा शहर डेवलप हो गया। आज पता नहीं चलता लाहौर से निकल के हम चुनिया इंडस्ट्रियल स्टेट कब पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम एक नया इंडस्ट्रियल टाउन बनाएं तो वहाँ उसके इर्द गिर्द लोग आ जाएंगे, रहने वाले आ जाएंगे, काम करने वाले आ जाएंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो मैं फिर कहूँगा वाहिद इंडस्ट्री है जिससे तरक्की की तरफ पहला कदम बढ़ता है। हाँ, एक्सपोर्ट हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट नहीं होगी तो हमारे पास डॉलर की अगर अर्निंग नहीं आएगी तो जो आज पाकिस्तानी रुपए का हाल हो रहा है वो हाल फिर ऐसा ही होता रहेगा। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। जी नाज़रीन, मियां शौकत मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया, और लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। देखते रहिए प्रॉपर्टी न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।